अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू सुबह की सोच। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मैं हूं हसन लियाकत और मैं हूं गजल अशरफ। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद सुबह की सोच में। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। और आज मौसम भी थोड़ा सा अच्छा है। सुबह आते हुए सिर्फ और सिर्फ हल्की सी हवा थी, लेकिन बाद में तेज़ बारिश हुई और अब दोबारा से धूप निकल आई है। लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर अभी भी बारिश हो रही है कुछ एरियाज़ में। यकीनी तौर पर आप भी इस मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा आगाज़ सोशल स्टोरीज से ही होता है। और सबसे बड़ी खबर अभी तक की ये है कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कल ही हमने खबर डिस्कस की थी और तफसीलात के मुताबिक जापान के शहर टोक्यो में जारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वाहिद पाकिस्तानी एथलीट हैं। उन्होंने क्वालिफाई ग्रुप में सबसे पहली थ्रो की और वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वालिफाइंग राउंड में पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने पहली बारी में ही 76.9 की कमज़ोर थ्रो की। और उसके बाद जब दूसरी बारी आई तो उसमें भी उन्होंने ज़्यादा लंबी थ्रो नहीं की, लेकिन दूसरी बारी में उन्होंने 74.17 मीटर की थ्रो की। और इब्तदाई दोनों कमज़ोर ही लगी, लेकिन बाद में जब तीसरा राउंड हुआ, फाइनल राउंड हुआ, तो फाइनल में क्या हुआ कि तीसरी थ्रो में अरशद नदीम ने 85.28 मीटर की थ्रो करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जहां उनका मुकाबला भारत के नीरज चोपड़ा से भी होगा और नीरज चोपड़ा से होगा। और टोक्यो में जारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल आज होगा। ये आलमी मुकाबला था जिनमें उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। बिल्कुल ऐसी है। और अरशद नदीम ने इस हवाले से कौम से दुआओं की अपील भी की थी। और अरशद नदीम के हवाले से बताया जाए तो आपने अगर उनको वर्ल्ड एथलेटिक्स में देखा हो या फिर ओलंपिक्स में देखा हो, इससे पहले एशियन गेम्स में देखा हो, तो वो वार्म अप भी करते हैं। 1 2 3 थ्रोज उनके ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ऐसे लगता है कि आज अरशद नदीम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो अपनी बॉडी को वार्म अप कर रहे होते हैं और उसके बाद एक ऐसा थ्रो फेंक देते हैं कि वो नीरज चोपड़ा तो क्या पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देते हैं। और आप देखते हैं कि नीरज चोपड़ा के साथ किस तरह का मुकाबला होगा अरशद नदीम का। क्रिकेट में भी तो हमारे ऐसे ही होता है, पहले थोड़ा सा इस तरह का ट्रॉमा आता है, लेकिन फिर उसके बाद कुछ ना कुछ बिल्कुल ऐसी है, क्रिकेट में भी ऐसे ही होता है। और अब मैं क्योंकि अरशद नदीम की बात होगी तो अब हम क्रिकेट की तरफ चलते हैं। कल एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ कि पाकिस्तान मैच खेलेगा नहीं खेलेगा, और बिलाखिर 3 ऑप्शंस पाकिस्तान ने दिए थे। उन ऑप्शंस में ये था कि पाकिस्तान जो एंडी पाइक्रॉफ्ट हैं, जो मैच रेफरी हैं, उनको एशिया कप से निकाला जाए। दूसरा ऑप्शन ये था कि वो पाकिस्तान के मैचेस से निकले, या तीसरा ऑप्शन ये था कि वो माफ़ी मांगे। अल्टीमेटली उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम से माफ़ी मांगी, लेकिन जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ दी है, उसे लगता था कि अगर वो माफ़ी ना मांगते और पाकिस्तान बाइकआउट कर लेता तो ज़्यादा अच्छा था। पाकिस्तान की टीम मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा पाकिस्तान की टीम को। और पाकिस्तान को मैच 41 रन से फतह नसीब हुई। 140-45 रन का हदफ अगर आप यूएई के खिलाफ देंगे और वो भी मर के देंगे तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि आप अगले मैच में इंडिया के खिलाफ क्या करेंगे। और पाकिस्तान के मैच के हवाले से अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की टीम अब सिर्फ यूएई, अफगानिस्तान, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और इन टीम्स के साथ यकतरफा मुकाबले या फिर नेल बाइटिंग मुकाबलों से ही मैच जीतेगी? जो बड़ी टीम्स हैं उनके खिलाफ क्या करेगी? और स्पेशली भारत के खिलाफ जो 21 सितंबर को हमारा मैच है, उसमें अब पाकिस्तान क्या करेगा? कौम को कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब देखना ही है कि किस तरह की उनकी बैटिंग लाइन होती है, बॉलिंग लाइन होती है, पाकिस्तान परफॉर्म कर भी पाता है या नहीं, क्योंकि सबको एक बार फिर से बहुत ही उम्मीदें होंगी और इसी पर हम बात करेंगे आज। हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अरसलान खोकर साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच अरसलान फॉर योर टाइम। तो यही बताएं, इब्तिदा में भी हसनैन ने बात की, पाकिस्तानी बैटिंग लाइन जो है अब तक बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रही है। खास तौर पर अगर हम देखें तो डॉट बॉल्स खेलने की आदत बड़े स्कोर बनाने में सबसे बड़ी रुकावट है। तो आपके ख्याल में क्या हल है इस मसले का? इसका हल ये है कि आप सारे बॉलर्स खिला लें। अच्छा, इससे पहले कि चले हम लोग थोड़ा सा क्रिकेट पे बात करें, अरशद नदीम के हवाले से अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही। 4:45 पाकिस्तान टाइम पर फाइनल स्टार्ट होगा और फाइनल राउंड पर जो क्वालिफिकेशन हुई है उसमें अरशद नदीम ने 85.4 और नीरज चोपड़ा ने 84.8 फेंकी, यानी वो स्टिल पीछे थे। क्वालिफाई करने के लिए भी वो पीछे थे, क्वालिफाई वो कर गए, लेकिन अरशद नदीम से उन्होंने कम पर थ्रो की है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, हौसला अफजा। अरशद नदीम एक इंजरी से उठ के आ रहे हैं और दुआ गो है, इंशाल्लाह अरशद नदीम हमारा हीरो है और आज की कामयाबी अरशद नदीम समेटे पूरी दुआएं उनके साथ हैं। अब जरा क्रिकेट की बात, आप ये कह रहे हैं कि बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हुई, मैं कह रहा हूँ ये टीम मुसलसल फ्लॉप हो रही है। बैटिंग लाइनअप तो हमारी चल ही नहीं रही ना। फखर के अगर आप 50 रन देखें और फिर उसका आउट होना देखें यूएई जैसी टीम के खिलाफ, ऐसे लग रहा था जैसे हम दुनिया की कोई बहुत बड़ी टीम के साथ खेल रहे हैं। पाकिस्तान टीम का वैसे शुरू से एक मसला जरूर रहा है, ये जिम्बाब्वे से खेलते हैं तो जिम्बाब्वे जैसा खेलते हैं,
जाके किसी छोटी टीम से, युगांडा से खेलेंगे तो वैसा खेलेंगे, गली की टीम से खेलेंगे तो वैसा शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये टीम तो बिल्कुल ही काफी कमजोर टीम दिखाई दे रही है। कदरे पहुंच गए, ये अगले राउंड में किसी तरह आगे चले गए, लेकिन अगला राउंड इनके लिए तरने वाला नहीं होगा। आज का मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, अफगानिस्तान और श्रीलंका सामने होंगे, और अफगानिस्तान जो कि इंडिया की बी टीम, और इंडिया प्रोपेगेंडा करता है कि वो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, उसको बांग्लादेश ने हरा दिया। और बांग्लादेश ने कंटिन्यू किया मोमेंटम, जो कि पाकिस्तान को हराया तो कंटिन्यू किया यहाँ पर वो मोमेंटम। ये होता है टीम। हम बांग्लादेश पर इतना एतराज करते हैं कि उनके लड़के, उनका स्ट्रक्चर, उनका डोमेस्टिक, उनके सुपरस्टार्स, किसी ने बांग्लादेश टीम पर तवज्जो नहीं दी, सिर्फ अपने ऊपर दी। पर उनकी टीम की कंटिन्यूटी देखें जरा, जब आप परफॉर्मेंस देते हैं ना, तो ये कंटिन्यूटी होती है। उन्होंने पाकिस्तान को होम सीरीज हराई, यहाँ आए तो उन्होंने आगाज ही जीत से किया, और जो इंडिया की सपोर्टेड टीम है अफगानिस्तान, उससे किया। बहुत बड़ी बात है ये उनके लिए भी और हमारे लिए भी। पाकिस्तान का इस पूरे, अगर टूर्नामेंट में हम मुकाबला देखते ना, अगर फैक्चुअल बात करें, पाकिस्तान टीम की जो हालत है उस पर नहीं, फैक्चुअल बात करें तो इंडिया थी आपके सामने और इंडिया के साथ आपका मुकाबला था। अब आप वर्ल्ड कप में तो हार ही जाते हैं, अब आपने यहाँ भी शुरू कर दिया कि एशिया कप हो, कोई भी इवेंट हो, अब पाकिस्तान ने ठान ली है कि हमने इंडिया से मैच नहीं जीतना। दूसरी तरफ जो कुछ कल होता रहा वो सारों के सामने है। पहले पीसीबी को इस तरफ जाना नहीं चाहिए था, इतने एक्सट्रीम पे नहीं पहुंचना चाहिए था कि जी हम नहीं खेलेंगे। ऐसा ये ऑप्शन कभी भी नहीं होता। अगर आप ये करेंगे तो बाकी टीमें भी यही शुरू हो जाएंगी, आप रास्ता खोल देंगे बाकी टीम्स का, फिर वो भी यही करना शुरू कर देंगी। फिर मैच रेफरी को आप हटवा रहे, उससे माफी मांगना इनफ था। मतलब ये ज्यादती भी हो जाती कि आप सूर्य कुमार यादव को छोड़कर मैच रेफरी पर आ गए। सूर्य कुमार यादव ने कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच किया है, मैच रेफरी ने तो चले हाथ मिलाने से मना किया है ना, सिर्फ हाथ ही मिलाने से मना किया ना। और वो अगर नहीं भी करता और इंडियन कैप्टन आपसे हाथ ना मिलाता और वो बेचारा मना ना भी करता तो क्या होता? उसका कोई इतना बड़ा कसूर नहीं है। ये बड़ी ज्यादती हो जाती कि हम उसी के पीछे पड़ जाते, असल मामले से नजर हटाते। सूर्य कुमार यादव का इशू है, उसने जो स्पीच की है, जो फाइनल प्रेजेंटेशन में वो बोला है, टॉप की है, वो ब्रीच है कोड ऑफ कंडक्ट का। सीधा सीधा आप पॉलिटिसाइज नहीं कर सकते क्रिकेट को, आप किसी को ह्यूमिलेट नहीं कर सकते, ये तो कोड ऑफ कंडक्ट बताता है आईसीसी का। उसने किया है, उस पर करना चाहिए था। इन्होंने गलत पत्ता खेलना शुरू कर दिया और इतना ज्यादा। आई एम हैप्पी कि रमीज राजा और नजम सेठी साहब, ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया मोहसिन नकवी साहब ने, और उन दोनों ने उनको समझाया कि इस तरह हो नहीं सकता। आप उसको किसी भी इस वजह से नहीं रिमूव कर सकते कि उसने हाथ मिलाया, हाथ मिलाने से मना किया। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वो बहुत बड़ा उसने गुनाह कर दिया। बिल्कुल ऐसी। अच्छा अरसलान साहब, इस हवाले से भी ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने भी हमारे जराए हैं, उनको आखिर वक्त तक ये नहीं पता था कि वो क्या आके माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि हम जैसे भी पूछे थे वो कहते थे नहीं, एंडी पैकऑफ तो वो हमारे मैच में नहीं होंगे। आखिर वक्त तक में एक दो जगह पे मैंने ये बताया भी कि ऐसे ही है कि वो शायद हमारे मैच में नहीं होगा, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर एक वीडियो भी जारी होगी, रिटर्न तो उसने माफ़ी मांगी नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सिर्फ फेस सेविंग दी है, अपने भी पैसे बचाएं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी पैसे बचाएं। हसनैन, गुज़िश्ता रोज की बात है, जब सारी जगह पर ये चल रहा था कि हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, तो मैंने अपने चैनल पर भी ये ब्रेक करवाया, खुद भी हमने अपने शो में भी किया कि ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, अगर किसी ने पढ़े हो, ये आएगा, अपोलोजाइज करेगा, और इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक नॉर्म्स ये कहते हैं कि आपको कोई अपोलोजाइज करेगा तो आपको उसको माफी देनी है। ये इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक नॉर्म्स है ना, और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी में तो ये टॉपर नॉर्म है कि कोई आपसे सॉरी करे तो आपको माफ करना है, इसी को तो स्पिरिट कहते हैं। उसने कर लिया। अच्छा, अजीब सी बात ये है, जो मैं बार बार सवाल उठा रहा हूं, अगर उसने फर्ज करें माफी भी मांगी है, तो जो वीडियो रिलीज की गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, उसमें ऑडियो ही नहीं है, वो साउंडलेस है। तो भाई वो अगर माफी मांग रहा है तो आपको डर क्या है? आप साउंड और वीडियो और ऑडियो के साथ रिलीज करें सर, ना। मैं वही बता रहा हूँ कि एंड वक्त तक तो उनको पता नहीं था कि वो माफी मांगेंगे या मैच से हटेंगे, वो हमें भी गलत गाइड करते रहे। मैच से हटना ही नहीं था। देखिए, ये ना वैसे लॉजिकली वही बात आपको समझ, आपको इतना वावेला नहीं करना था ना। आप अपने पॉइंट पे खेलते कहते जी हमने खेलना ही खेलना है, लेकिन ये एक हमारा एतराज है और इस पे हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। पट्टी बांध लेते, ब्लैक पट्टी बांध लेते, कुछ भी कर लेते, आप कुछ भी करते, लेकिन अगर आप जहां पर एक टूर्नामेंट छोड़ने उसके बॉयकॉट की बात करेंगे ना, तो 32 साल बाहर रही है साउथ अफ्रीका, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, जूं तक नहीं रिंगी किसी के कान पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्रिकेट को, क्रिकेट चलती रहती। आप पर पाबंदियां लग जाती और गलत खेल जाते आप पत्ते। ये नहीं करना चाहिए था। ये हमारी लीगल टीम, सलमान नसीर साहब खुद
लीगल टीम के तौर पर आए थे पीसीबी में, क्या उनको नहीं पता लीगैलिटीज क्या है? उन्होंने नहीं बिल्कुल। सजेस्ट किया होगा चेयरमैन को कि यार ये ना करें, ऐसे कर लेते हैं कि हम उससे सॉरी करवा लेते हैं और अपोलोजाइज जब तक नहीं करेगा तब तक हम। अच्छा स्टेप ये होता कि जी अपोलोजाइज करेगा तो हम खेलेंगे, वरना फिर हम एहतजाज कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, या हम खेलेंगे और उसको अपोलोजाइज करना जरूरी है। तो ये चीजें इसको मैनेज करते, आपने हजीमत उठा ली ना, पूरी दुनिया को बता दिया कि यार देखें हमने इतना बावेला किया और निकला जीरो। आप अच्छा, मैच कल से नजर अरसलान, हटा। कल हमारे शो में नसीम राजपूत साहब थे ना, तो वो यही बात कर रहे थे कि ये कोई लॉ में नहीं है, अगर हाथ नहीं मिलाया तो ठीक है, आपको असल मसाइल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि हमने इतने नखरे किए कि हम नहीं खेलेंगे और फिर परफॉर्मेंस इस तरह की दी हमने, हम जा किधर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही अब। मेरा ख्याल है जा नहीं रहे, हम वापस आ रहे हैं। जा तो कहीं नहीं रहे, मुझे लगता है वापस आ रहे हैं। ये वापसी की टिकट करवाने की तैयारियां थी कल इनकी, और वो तो अल्लाह भला करे यूएई का कि उन्होंने भरपूर कोशिश की गंदा खेलने की। मतलब दोनों में मुकाबला चल रहा था कि कौन ज्यादा बुरा खेलेगा, तो यूएई जीत गई वो मुकाबला कि हम ज्यादा बुरा खेलेंगे क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे प्लेयर्स ही 30 40 45 साल के प्लेयर्स हैं, तो हम ज्यादा बुरा खेल लेते हैं। आपको देखना है अब करना क्या है, सिर्फ टीम की बातें करके नजर हटा के कि हाथ नहीं मिलाया, पाइक्रॉफ्ट ने ये हाँ, कर दिया। भाई जवाब देना है, ग्राउंड में जाओ जवाब दो। रमीज राजा वेरी वेल सेड यस्टरडे, और मैं बड़ा खुश हुआ हूं कि उन्होंने बड़ी अकलमंदी की बात की। उन्होंने कहा भाई जवाब आपको देना है अपनी परफॉर्मेंस से, बैट से। परफॉर्मेंस से दे दो। ये कि आप इस तरह की करें। नजम सेठी साहब ने भी एग्जैक्टली यही चीज समझाई, ये बड़ी अच्छी बात है। और मुझे ये चीज भी अच्छी लगी कि पीसीबी का थोड़ा कल्चर चेंज हुआ है कि चलें जरा पुराने चेयरमैन को बुलाया गया और एक इकट्ठे बैठ के मुशावरत हुई। ये बहुत अच्छी बात थी, इसमें कोई बुरी बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात थी। और ये कल्चर भी बिल्कुल परवान ऐसे ही। चढ़ना अच्छा चाहिए असलान कि साहब, जिस तरह गजल ने सवाल किया ना कि नखरे भी हमारे इतने ज्यादा हैं, और हमें सिर्फ ये अंदाजा हो गया मोहसिन नकवी साहब को कि इंडिया क्योंकि हमारे साथ खेलता है, ये उनकी भी मजबूरी, हमारी भी मजबूरी, आईसीसी की भी मजबूरी है, एसीसी की भी मजबूरी है। लेकिन सर जब आप खेलेंगे और आप इस तरह से वन साइडेड मैच हारेंगे तो फिर शायद ब्रॉडकास्टर्स का भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अब 21 सितंबर को क्या वही एक रिपीट टेलीकास्ट होगा जो कि हमने 14 सितंबर को देखा इंडिया पाकिस्तान के माबेन? माइट मतलब मैं आपको ये एक कोई वो हो सकता है एनालिसिस कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि भारत की तरफ से ना अब इससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आएगी और वो बहुत ज्यादा स्कोर करने की तरफ जाएंगे, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि उनकी टीम का खासा भी है और उनके अंदर जिस तरह से मैं देखता हूँ पैट्रियटिज्म का एक बड़ा मामला है। हमारे यहाँ भी है, लेकिन हमारे लड़के उस चांसेस को या उस मौके को एक गनीमत जानकर, एक फखर जानकर ना यूज नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि भारत अगर पहले बैटिंग कर गया कमिंग मैच में, मेरा एनालिसिस है वो ज्यादा खतरनाक होकर आएंगे और बॉलिंग में भी ज्यादा कनिंग और खतरनाक होकर आएंगे। आपने यूएई के खिलाफ खिला दिया खुशदिल को, ये आपको खुदा का खौफ करे, खुशदिल को खिला रहे हैं। अब आपने उसे क्या इंडिया के खिलाफ खिलाना है? कम से कम टीम तो वो कैरी करें, जो टूटी फूटी आपकी टीम है उसी को कैरी कर लें भाई। जो हार भी गई है तो खिलाना तो आपने बिल्कुल। वही लोग है ना। खुशदिल का क्या पॉइंट था कि खुशदिल को आपने ऐसे मैच में खिला लिया जो डू एंड डाई सिचुएशन में ले आए थे आप यूएई के साथ, तो क्या जरूरत थी उसको खिलाने की? बिल्कुल जो ऐसे ही है परफॉर्मेंस है अरसलान, अब देखते हैं कि क्या होता है जी इंडिया पाकिस्तान में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन कर रहे थे रिलेट्स एंड इंडिया मैच। अब देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। स्टे विद अस।